रामदीन बेरहमी से निराली का कान पकड़कर चाकू से काटने लगता है। तभी निराली जोर जोर से मैं करके रोने लगती है। निराली की आवाज सबसे पहले भोली सुनती है। माँ, बाबा, उठो, निराली चिल्ला रही है, कुछ तो हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। लंबे कान वाली बकरी। बाबा, बाबा ये देखो। अरे राधा, इधर तो देखो, भोली का रिपोर्ट कार्ड। हमारी भोली ने चौथी कक्षा में टॉप किया है। दिखाइए तो मुझे। राधा, तुम यूं ही चिंता करती थी, देखा ना हमारी भोली पढ़ाई में कितनी होशियार है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। सुनिए जी, ये सब भोली के ट्यूशन टीचर की वजह से ही संभव हो पाया है। हमें चल के उनका धन्यवाद करना चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें उनका धन्यवाद करने उनके घर जाना चाहिए। कुंदन पेशे से एक लकड़हारा था और साथ में मजदूरी का काम भी किया करता था। कुंदन और राधा की बेटी भोली पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी। माँ बाप को हमेशा उसकी चिंता रहती थी, लेकिन भोली के ट्यूशन टीचर विश्राम ने भोली की पढ़ाई पर कड़ी मेहनत की। इस वजह से भोली ने क्लास में टॉप किया और अब 5वीं कक्षा में उसका दाखिला होने वाला था। फिर अगले दिन सुबह भोली और उसके माता पिता टीचर विश्राम के घर जाते हैं। ये लीजिए अध्यापक जी, मुंह मीठा कीजिए। मेरी बेटी भोली ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब उसका 5वीं कक्षा में दाखिला होने वाला है और ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था, आपकी बेटी बहुत होनहार है, सिर्फ उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। आप बस यूं ही चिंता कर रहे थे, है ना बिटिया? हाँ अध्यापक जी। अरे सीता, मेहमान घर पर आए हैं, उन्हें चाय नाश्ता तो पूछो। सभी चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी कुंदन की नजर अध्यापक विश्राम के आंगन में बंधी 2 बकरियों पर पड़ी। एक तो साधारण बकरी थी, उसके पास उसका बच्चा दूध पी रहा था, और उसके साथ जो दूसरी बकरी बंधी थी वो देखने में बहुत अजीब थी। उसके कान बहुत लंबे थे और जमीन को छू रहे थे। वो अपने लंबे कानों की वजह से बहुत अजीब दिख रही थी। अरे अध्यापक जी, ये क्या अजूबा पाल रखा है आपने? क्या बताऊं, ये मेरे घर में इसके बचपन से है। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होने लगी, इसके साथ साथ इसके कान भी बड़े और लंबे होने लगे। ये बकरी अपने कानों की तरह बहुत अजीब है, ना ये दूध देती ना बच्चा देती है। वही मेरी दूसरी बकरी मुझे बहुत फायदा देती है। सारे गांव वाले इसका मजाक उड़ाते हैं, इसकी वजह से मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी भोली उस बकरी के पास चली जाती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। बकरी का नाम निराली था। भोली के उसके सर पर हाथ फेरने से निराली को भोली की तरफ अपनापन सा महसूस हुआ। मुझे अपने साथ घर ले चलो। क्या ये तुम बोल रही हो? हाँ, ये मैं बोल रही हूँ। मेरे लंबे कानों की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि मालिक भी मुझे बेकार की चीज समझते हैं। जिस तरह से तुमने मुझे छुआ, आज तक किसी ने भी मुझे इतने प्यार से नहीं छुआ। भोली निराली की सारी बात सुनती है और फिर आकर अपने माता पिता से कहती है, बाबा, क्या हम निराली को अपने घर ले चले? भोली, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने सुना नहीं अध्यापक जी ने क्या कहा? वो बेकार की बकरी है, ना वो दूध देती है ना बच्चा, और देखने में भी अजीब है। तुम क्या करोगी उसे घर ले जाकर? नहीं बाबा, मुझे निराली बहुत अच्छी लगी। मैं उसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ले चलिए ना उसे अपने घर। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी बच्ची निराली को ले जाना चाहती है तो आप ले जा सकते हैं। भोली की जिद और अध्यापक की अनुमति से कुंदन और राधा निराली को भी अपने साथ घर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचते हैं तो निराली के लंबे कान देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि निराली जैसे अपने कानों से पूरे गांव में झाड़ू लगा रही थी। हे भगवान, अरे राधा, तू अपने साथ ये अजूबा कहाँ से ले आई? इतने लंबे लंबे कान वाली बकरी का क्या करेगी तू? चलो सही है, अब रोज हमारे गांव में झाड़ू तो लगेगा। जैसे इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं था, बस ये अजूबा सा बकरी उठाकर ले आए। निराली को देख सारे गांव वाले मजाक उड़ाते हैं और ठहाका मार मार के हंसने लगते हैं। इस वजह से कुंदन बहुत शर्मिंदा हो जाता है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस बकरी की वजह से हमारा मजाक ही बनेगा। बाबा,
आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, लोग तो ऐसे ही होते हैं। याद रखना बाबा, कभी कभी किसी की कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। आज निराली के लंबे कानों की वजह से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हो सकता है कल वही लंबे कान उसकी ताकत बन जाए। कुंदन निराली को घर तो ले आया था, लेकिन वो उसे घर लाकर बहुत पछता रहा था, क्योंकि सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद शाम के समय रामदीन घर आता है। देख कुंदन, जो बकरी तू लेकर आया है उसकी वजह से सारे गांव वाले तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर तू चाहे तो ये बकरी मुझे दे दे, मैं इसे शहर जाकर महंगे भाव में बेच दूंगा। आधे पैसे तेरे, आधे मेरे, इसमें दोनों का ही फायदा होगा। पड़ोसी की बात सुनकर कुंदन कुछ सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मैं पहले इस बारे में अपनी बेटी भोली से बात करूंगा। हे भगवान, ये तो मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि नए मालिक के घर जाऊंगी, वहाँ सब ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर आकर भी मुझे तिरस्कार और नफरत ही मिल रही है। सारे मुझ पर हंस रहे हैं। मेरी वजह से इन लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जब मैं किसी काम की हूँ ही नहीं, तो तूने मुझे पैदा क्यों किया भगवान? बस दूसरों पर बोझ बनने के लिए और मजाक बनने के लिए। निराली, घास खा लो और तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ तुमने आज तक बहुत कष्ट सहे हैं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ, तुम्हें सुन सकती हूँ। अब तुम्हें इस घर में प्यार ही प्यार मिलेगा। ये कहकर भोली वहाँ से चली जाती है। कितना प्यार करती है ये देवी जैसी बच्ची मुझे। भगवान, कोई तो चमत्कार कर ताकि मैं इन भोले भाले लोगों के काम आ सकूं। अगली सुबह जब कुंदन जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था, तो घर के आंगन में पैर फिसलने से उसके हाथ से लकड़ी का गट्ठा गिर जाता है। जैसे ही निराली देखती है तो वो अपने बाड़े में से झट से बाहर आती है और इतना भारी लकड़ी का गट्ठा अपने लंबे कानों से घसीटकर अंदर ले आती है। ये देखकर कुंदन और राधा एकदम हैरान रह जाते हैं। राधा, देखा तुमने? निराली ने अपने लंबे कानों से इतना भारी लकड़ी का गट्ठा कैसे उठा लिया? हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। निराली अब अपने लंबे कानों से सब काम करने लगी थी। कभी राधा के साथ कुएं से पानी की बाल्टी खींचती, कभी कानों पे घास की गठड़ी लपेटकर घर ले आती, कभी लकड़ियाँ लाती, तो कभी कानों से झाड़ू लगाती। इस तरह से अब निराली के लंबे कान उसकी ताकत बन गए। उसके लंबे कानों की वाहवाही चारों ओर होने लगी थी। अब गांव से लोगों की भीड़ देखने आ रही थी कि निराली अपने लंबे कानों से कैसे काम करती है। अरे देखो तो, ये बकरी कैसे अपने लंबे लंबे कानों से कुएं से पानी की बाल्टी खींच रही है। मैंने तो सुना है ये बकरी राधा के सारे कामों में हाथ बटाती है। काश ऐसी बकरी हमारे पास भी हो। कल तक जिस बकरी के लंबे कानों का सब लोग मजाक उड़ा रहे थे और कुंदन को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था, अब निराली की वजह से कुंदन बहुत गर्व महसूस कर रहा था। अब तो जो काम राधा और कुंदन नहीं कर पाते थे, वो काम भी निराली कर रही थी। उसके कानों में भगवान ने जैसे कोई शक्ति डाल दी थी। वो खेतों में अपने कानों से हल भी खींचने लगी थी और कुछ ही पलों में पूरे खेत को जोत रही थी। ये देख सारे गांव वाले कुंदन पर बहुत जल रहे थे। देखिए जी, वो बकरी इन लोगों को कितना लाभ पहुंचा रही है। मुझे वो बकरी चाहिए। कुछ भी करके आप कुंदन से वो बकरी ले आइए। तुम सही कहती हो, मैं अभी कुंदन से बात करता हूँ। रामदीन कुंदन के पास बकरी मांगने आता है। क्या बात कर रहे हो रामदीन तुम? मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें अपनी बकरी दूंगा, और वैसे भी मैं निराली को तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं दे सकता। उसकी वजह से मेरा भाग्य बदल गया है। वो मेरे घर की लक्ष्मी है। देखो कुंदन, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम अपनी बेटी से बात करके बकरी मुझे दोगे, और अगर तुमने मुझे बकरी नहीं दी तो बहुत बुरा होगा। क्या खामोखा बहस कर रहे हो भाई? जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। रामदीन को कुंदन घर से भगा देता है। क्या हुआ जी, आप ले आए बकरी? कुंदन ने बकरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब मैं उस बकरी को उसके पास भी रहने नहीं दूंगा। उस बकरी की ताकत उसके कानों में है ना, मैं उसके कान ही काट दूंगा। निराली, तुम कितनी प्यारी हो। हाँ बिटिया रानी, तुम्हारी निराली बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर निराली ने तो खाना खा लिया। अब चलो, चलकर तुम भी कुछ खा लो। बाबा,
मैंने कहा था ना, एक दिन निराली के कान उसकी ताकत बनेंगे। सही कहती हो मेरी बच्ची तुम। रात को जब कुंदन, राधा और भोली सो जाते हैं, तब रामदीन चोरों की तरह मुंह ढककर दीवार के ऊपर से कूदकर एक धारदार चाकू लेकर निराली के बाड़े में घुस जाता है। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब जब इस बकरी के कान ही नहीं बचेंगे तो ये काम कैसे करेगी? रामदीन बेरहमी से निराली का कान पकड़कर चाकू से काटने लगता है। तभी निराली जोर जोर से मैं करके रोने लगती है। निराली की आवाज सबसे पहले भोली सुनती है। माँ, बाबा, उठो, निराली चिल्ला रही है, कुछ तो हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। सभी झट से उठकर निराली के बाड़े में आ जाते हैं, जहाँ रामदीन निराली का कान काटने की कोशिश कर रहा था और बेचारी निराली अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रुको, कौन हो तुम? कुंदन के हाथ एक डंडा आता है। डंडे की मदद से वो रामदीन के सर पर मारता है और उसकी खूब पिटाई करता है। राधा और कुंदन दोनों रामदीन के हाथ पांव बांध देते हैं और सारे गांव को इकट्ठा करते हैं। कुंदन, इसके मुंह से कपड़ा हटाया जाए। आखिर ये कौन है जो बकरी के कान काटने आया था? कपड़ा हटाकर देखने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कुंदन का पड़ोसी रामदीन है। रामदीन को सब पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुंदन की बकरी को देखकर मुझे भी उस पर लालच आ गया था। मैंने कुंदन से ये बकरी मांगी थी और उसने कहा भी था कि वो अपनी बेटी से बात करके बकरी मुझे दे देगा। लेकिन जब कुंदन ने देखा कि उसकी बकरी इतनी काम की चीज़ है, तब उसने मुझे बकरी देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि इस बकरी का फ़ायदा अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं इसका फ़ायदा कुंदन को भी नहीं होने दूंगा। बकरी की ताकत उसके कानों में थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसके दोनों कान ही काट दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा काम करते हुए। अपने मतलब के लिए एक बेजुबान मासूम जानवर पर हथियार चलाकर उसके कान काट रहे थे तुम। रामदीन और उसके परिवार को चेतावनी देकर समझाया जाता है कि वो आइंदा ऐसा काम ना करे, नहीं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बाबा, अब हम निराली को घर से बाहर नहीं रखेंगे, वो भी हमारे साथ घर के अंदर ही रहेगी। हाँ भोली, तुम सही कह रही हो। हमारी निराली पर अब दुनिया की बुरी नजरें हैं, इसलिए उसका बचाव करना बहुत जरूरी है। अब हमें हमेशा उसके साथ ही रहना होगा। अब कुंदन और उसका परिवार हमेशा निराली का ध्यान रखने लगा ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। निराली अब पूरी तरह से उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लंबे थन वाली जादुई बकरी। नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था, तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था, वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे, ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। सभी मेरे बड़े बड़े थन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है।
घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो, और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी। ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी, छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सबके ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन बर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या? माँ बाबा, आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु, तुम कितनी अच्छी हो, अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो। हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया। हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले, और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है। ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वहीं रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं। हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं।
पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4 गाड़ियां थी। वहीं मधु अपनी छाया के साथ बहुत खुश रहती थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।